आज यहाँ पे क्लास 9th का मैं एक लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों ये क्लास 9th के एनसीईआरटी से मैं ये लेक्चर आपके लिए है और इसमें हम लोग पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है पॉलिनॉमियल्स। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डेफिनेशन ये लिखा गया है, एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन्स वेरिएबल that are raised to नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर आर कॉल्ड द पॉलिनॉमियल्स। मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या उससे ज़्यादा टर्म हो सकते हैं और उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दैट आर रेज्ड नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स। मतलब उसमें वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल देखते हैं और उसके कुछ एग्जांपल भी मैं आपको इसी टाइम पे दिखाते चलूँगा। जैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, कितने टाइप के पॉलिनॉमियल होते हैं। तो पॉलिनॉमियल को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहला तो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म और दूसरा है कि उसके पावर के हिसाब से, मतलब उसकी डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं टर्म के अकॉर्डिंग कि जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उस हिसाब से पॉलिनॉमियल आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल, ये मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एट्सेट्रा। मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब दो तरीके से, एक तो टर्म के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, एक मतलब टर्म के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक टर्म और दूसरा डिग्री। मतलब दो तरीके से आप पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टर्म के हिसाब से जब हम कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिए गए पॉलिनॉमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉलिनॉमियल हमने ले लिया और वो x का पॉलिनॉमियल है, मतलब उस पॉलिनॉमियल में केवल x ही वेरिएबल आएगा, x के अलावा y z कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड में केवल एक ही टर्म आपको दिख रहा है, केवल x है, तो ये मोनोमियल कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलिनॉमियल हैविंग टू टर्म आर कॉल्ड बाइनॉमियल। तो जैसे हमने यहाँ पे राइट किया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया और ये बीच में प्लस साइन आ गया, मतलब ये दोनों टर्म को अलग कर रहा है। इनको अलग करने के लिए हमने कौन सा साइन यूज किया, प्लस साइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका मतलब फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर हो गया, सेकेंड टर्म आपका 2x हो गया। तो ये दो टर्म यहाँ पे है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाइनॉमियल। तो ये आपका एक बाइनॉमियल का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे पहला टर्म ये देखिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपका लिखा है 2x, तो इसलिए ये बाइनॉमियल बोला जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं थ्री टर्म का अगर कोई भी पॉलिनॉमियल आता है तो यहाँ पे देखिए पॉलिनॉमियल हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनॉमियल। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ थ्री टर्म्स, पहला टर्म आपका हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया 3x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म आपका हो गया -4। तो याद रखिएगा बच्चों, प्लस साइन अगर है तो प्लस को इन सब के साथ में हम लोग नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन उस टर्म के साथ हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म में आप देख रहे हो माइनस है तो माइनस साइन भी इसके साथ लिखा जाएगा। तो लास्ट टर्म आपका क्या हो गया, -4। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब यहाँ पे कुल मिला के तीन टर्म है, थ्री टर्म्स आर देयर। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राइनॉमियल, मीन्स दिस पॉलिनॉमियल इज अ ट्राइनॉमियल। ये किस टाइप का हो गया, ट्राइनॉमियल हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट का मतलब कि न्यू। तो यहाँ पे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू c क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे मैं आपको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को समझा रहा था, तो मैंने कहा कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल इस तरीके से लिखा हो p ऑफ x इज इक्वल टू c, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल राइट किया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब
राइट साइड में कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, केवल एक कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मतलब अगर कहीं पर भी जीरो लिखा गया है तो इसको आप जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जब शुरू किया था कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल 2 तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। तो एक तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। The degree of a polynomial is the highest degree of its individual term with non-zero coefficient. The degree of term is sum of the exponent of the variable that appear in it. यहाँ पे ज़रा सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 2x रेज टू द पावर 8 माइनस 6। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। और यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर आपका कितना है, 3 है। तो इसका मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 नहीं 8, सॉरी यहाँ पे 8 सबसे ज़्यादा है, 3 नहीं है, वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर है। मतलब इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप एफ ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हो, पॉलिनोमियल को आप पी से, एफ से, किसी से भी डिनोट कर दो, और एक्स ब्रैकेट में लिखने का मतलब हुआ कि राइट साइड में केवल एक्स ही आएगा, दूसरा कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। तो ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इज़ अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 8 एज द हाइएस्ट पावर टू विच एक्स इज रेज इज 8। मतलब कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर 8 है, इसलिए इसकी डिग्री 8 होगी। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि द हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे एक्चुअली डिग्री नहीं बल्कि पावर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। अब देखिए, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब ज़रा मैं इसको लिख के समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए एक ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए जो कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। तो ये आप देखिए, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने ले लिया। नॉन जीरो का मतलब हुआ कि पी ऑफ एक्स के इक्वल में कोई कांस्टेंट लिखिए, बस वो जीरो मत लिखिएगा कभी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। डेसिमल में 1.2, 3/2 कुछ भी लिख सकते हैं डेसिमल में, फ्रैक्शन में, लेकिन जीरो नहीं लिखना है आपको। एक कांस्टेंट के फॉर्म में कुछ भी लिख देना है, तो वो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों 0 होगी इसको समझिए। अगर यहाँ पे ये 5 है तो 5 को हम लोग राइट कर सकते हैं 5 × x⁻0। और आप जानते हो कि किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 है तो इसका मतलब उस पूरे के पूरे वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब x⁻, अगर हम 0 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब अगर चाहें तो 5 को हम लोग 5 × x⁻0 राइट कर सकते हैं, और x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पहले आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 को लिख सकते हो 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 0। अब उस पॉलीनॉमियल में एक्स का पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनॉमियल नॉट डिफाइंड, किसी भी जीरो पॉलीनॉमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, तो ये मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा, अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल, किसी भी पॉलीनॉमियल की डिग्री को कैसे हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, पॉलीनॉमियल कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्री एज फॉलोज। देखिए डिफिनीसन यहाँ पे राइट किया गया है, अ पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलीनॉमियल। अभी इसके पहले आपने टाइप ऑफ द पॉलीनॉमियल देखा था, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग था, वो था नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिग्री के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉलीनॉमियल हमने राइट किया और यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1, क्योंकि x के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है 1 है। तो ये एक लीनियर पॉलीनॉमियल बच्चों बोला जाएगा, ठीक है, दिस इज़ द लीनियर पॉलीनॉमियल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पॉलीनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाए, तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, आप जानते हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप देख रहे हो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बोला जाएगा, ठीक है, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड पेज पे है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्यूबिक पॉलीनॉमियल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉलीनॉमियल हमने ये राइट कर दिया है, और इस पॉलीनॉमियल में अगर आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है, तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलीनॉमियल बोला जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन है द पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 3 अ क्यूबिक पॉलीनॉमियल, एक ऐसा पॉलीनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री का सीधा सा मतलब है कि उस पॉलीनॉमियल में जो मैक्सिमम पावर हो, जो हाईएस्ट पावर हो, उसी को डिग्री बोलते हैं, तो ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल बोला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर पावर 4 आता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बट अभी आप क्यूबिक तक जानिए, इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बताऊँगा। अब आइए देखते हैं ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हालांकि ये ग्राफ वाला मैटर मैं आपको बाद में, ये लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रा किया जाता है, अभी इसको हम छोड़े रखते हैं, अभी हम आगे का सेक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आइए हम देखते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल। पॉलीनॉमियल के जीरोज़ क्या होते हैं, ये एक तरीके से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि अप्रैल वाले सेशन में ये सारी चीज़ें बता चुका था आपको, तो एक बार हम ये रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो जीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल, a zero of a polynomial p of x is a number c such that p of c is equal to 0। मतलब किसी भी पॉलीनॉमियल का जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए पॉलीनॉमियल में वेरिएबल की जगह पे अगर रख दिया जाए तो उस पूरे पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो उसको हम लोग जीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो एक पॉलीनॉमियल हमने राइट किया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मान लीजिए कि इस x की जगह पे, ये x की जगह पे, केवल x की जगह पे अगर हम -2 रखें या +2 रखें, मतलब +2 रख दें या -2, तो बारी बारी से रखते हैं। पहले हमने यहाँ पे x की जगह पे, देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे पी ऑफ 2 है, इसका मतलब हमने x की जगह पे क्या रखा, 2 रख दिया है। ये इससे x जो है वो 2 से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 के पावर 2, क्योंकि x की जगह आपने 2 रख दिया और पावर में 2 पहले से है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 4। और आप जानते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब 2 इस पॉलीनॉमियल का एक जीरो बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर
x की जगह पे आप -2 रखोगे तो देखिए सेकंड कंडीशन आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब आपने x की जगह पे -2 रखा तो यहाँ पे देखिए x की जगह -2 आ गया, तो जहाँ जहाँ x है वो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका -2 के पावर में 2 और -4 और इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा, +4, और +4 -4 होके क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब -2 और +2 ये दोनों ही इस पॉलिनॉमियल के जीरोस बोले जाएंगे। तो आइए यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट्स है कुछ, इसको आप लोग रिमाइंड कर लेंगे और इसका नोट्स आप कॉपी में बनाते जाइए। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैज़ नो जीरो। कोई भी एक ऐसा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो तो उसका जीरोस नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ये आपके सामने दिख रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5 में अगर आप देखें तो क्या यहाँ कोई वेरिएबल है राइट साइड में? राइट साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पे x या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल। हर एक रियल नंबर किसी भी दिए गए जीरो पॉलिनॉमियल का जीरो बोला जा सकता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक जीरो पॉलिनॉमियल लिख दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, हर एक रियल नंबर इसका जीरो बोला जाएगा। अगर हम बोलें कि क्या 1 इसका एक जीरो है तो आप बोलेंगे येस, 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0। 2 इज आल्सो बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एंड सो ऑन। कोई भी नंबर आप ले लीजिए इसका वो जीरो बोला जाएगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे इन जनरल अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। n का मतलब यहाँ पे किसी नेचुरल नंबर से है। तो जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है तो लीनियर में आपने देखा था कि मैक्सिमम पावर x का कितना होता है 1। अब क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है इसलिए इसके केवल और केवल एक ही जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ ओनली 1 जीरो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनॉमियल यहाँ पे राइट कर लिया है, तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से केवल आपको x की एक ही वैल्यू मिल सकती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो +2 हो जाएगा। मतलब x की केवल एक वैल्यू +2 मिलेगी, उसके अलावा दूसरा तो कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है और इसके केवल एक ही जीरोज़ होंगे। और अगर हम पूछें कि इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के कितने का जीरो क्या है तो आप कहेंगे 2। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज़। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज़ हो सकते हैं? 2 जीरोज़ हो सकते हैं, 2 जीरोज़ ओनली। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 3 जीरोज़ हो सकते हैं। मतलब 3 से ज़्यादा कभी भी उसके जीरोज़ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनॉमियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होते हैं वो उसके डिग्री के इक्वल होते हैं। मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम और इसका स्टेटमेंट क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू डिवाइड द पॉलिनॉमियल। आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो पढ़ा ही होगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है याद कीजिए, और वही जो आप सोच रहे हैं। ठीक है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्लास 8 में मैंने आपको बताया था, उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनीसन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ जाएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम को देखिए यहाँ पे, टू डिवाइड वन पॉलिनॉमियल बाय अनदर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ये आपको लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, अरेंज द टर्म
ऑफ द डिवाइडेंड एंड डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्रीज। मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि अगर आप कहीं भी रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं तो आप ये देखिए कि सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, किस पॉलिनोमियल का है, वो आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, और जिसका पावर लीस्ट है वो आपका डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, तो और इनको पहले आप अरेंज कर लीजिए, इनके जो हाईएस्ट पावर होंगे वो सबसे पहले लिखिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस पॉलिनोमियल को अरेंज कर लीजिए। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका है, ये टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वॉन्शिएंट डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर, देन कैरी द डिवाइजर। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल आपको लेके यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने डिवाइडेंट ले लिया है। अब डिवाइडेंट में यहाँ पे देख रहे होंगे पावर 3 सबसे पहले है, फिर पावर 2 है, फिर यहाँ पे सिंगल पावर है, फिर यहाँ पे 0 पावर वाला है, मतलब यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडेंट हो गया और हमने इसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद जिससे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइज़र जो आपका है, उसको भी हमने अरेंज कर लिया डिक्रीजिंग पावर में। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पावर को हम 2 से 3 में बनाना चाहें तो इसमें x से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो अगर हम इसमें प्लस x से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने राइट किया प्लस x, और इस प्लस x से हम इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका x है ये पूरा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आपको लिख देना है माइनस एक्स क्यूब। फिर जब आप x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x मतलब इस x का जब आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x का प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर इस x का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, -1 से। तो x का मल्टीप्लाई जैसे ही आप -1 में करोगे तो -x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड टर्म आपका -x हमने राइट कर दिया। और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन मेथड जानते हो कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है, ये अगर माइनस साइन है तो नीचे इसके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये प्लस साइन है तो नीचे हो जाएगा माइनस, और ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसके जो साइन है एक्चुअल साइन ये हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर है प्लस माइनस एक्स क्यूब और नीचे है प्लस एक्स क्यूब, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से -3x यहाँ पे है और प्लस x यहाँ पे है, तो -3x और प्लस x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। इसी तरीके से +5 है तो +5 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, +5 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। तो ये आपका अभी ये रिमाइंडर आ गया। अब देखिए फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, +2x स्क्वायर। तो ऐसे कौन सी वैल्यू को हम लोग लें कि -x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दें तो +2x स्क्वायर आ जाए। माइनस साइन यहाँ पे है, प्लस लाने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस राइट कर दिया। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग -x स्क्वायर में करें तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके क्या बनेगी, देखिए ये -2 का मल्टीप्लाई अगर इस -x स्क्वायर से करें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी +2x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग -2 का मल्टीप्लाई ये +x से करेंगे तो अब जो आपकी नई वैल्यू मिलेगी ये -2x बनेगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगेन थर्ड टर्म में करेंगे -2 का मल्टीप्लाई आपने -1 में करना है, और जैसे ही -1 में आप करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो +2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया।
अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो ये देखिए प्लस 2x² था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2x था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस 2x² माइनस 2x² ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 5 में से माइनस 2, प्लस 5 में से माइनस 2, मतलब प्लस 5 में से 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 3 आएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे तो 0 बचा तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, और प्लस 5 में से माइनस 2 यानी कि ये हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई प्लस 3। इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कॉन्स्टेंट हो गया, और इधर ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये आपका डिवाइडेंड हो गया। तो यहाँ पे इसको हम देखिए, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम का ज़रा सा स्टेटमेंट समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ हमने आपको बताया, यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे। व्हेन अ पॉलिनोमियल f ऑफ x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, द रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ f ऑफ a। यानी कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल इस तरीके से है जो कि एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए जिसका पावर या तो उसके बराबर है या तो उससे कम है, मतलब डिवाइज़र की डिग्री हमेशा डिवाइडेंड की डिग्री से तो मैंने आपको बताया कि जो डिवाइज़र होता है उसकी डिग्री डिवाइडेंड से या तो बराबर होगी या तो डिवाइडेंड से छोटी होगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो डिवाइज़र के इक्वल है, या तो मतलब 1 के इक्वल है, या फिर 1 से बड़ी है। तो उस कंडीशन में अगर आप डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से उसमें, तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो x माइनस ए मिलेगा, और इस x माइनस ए में से अगर a को राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो x इज इक्वल टू प्लस ए मिल जाएगा। इसका मतलब उस x की वैल्यू को अगर दिए गए पॉलिनोमियल में हम लोग रखें, मतलब डिवाइडेंड में अगर रखें, तो वो पूरा का पूरा डिवाइडेंड 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फैक्टर थ्योरम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, अपनी कॉपी आप ले लीजिए और उसमें आप नोट्स भी बनाते चलिए। इफ़ p ऑफ x is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0। मतलब कह रहा है कि if p of x is a polynomial ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल लिया जाए जिसकी डिग्री यानी जिसका हाईएस्ट पावर या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कह रहा है a इज़ एनी रियल नंबर, और हमने मान लिया a कोई एक रियल नंबर है, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, और हमने यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इस x इक्वल टू 2 को यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो ये देखिए 2 माइनस 2 होके इसको 0 कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बोला जाएगा। बाय द वे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम खुद में एक लेक्चर उसका बनेगा, वो खुद में एक बहुत लार्ज टॉपिक है, तो आप उसके लिए वरी मत होइए कि ये आपको
मैं इन दोनों का अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यहाँ पे अब हम लोग पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मिडिल टर्म क्या होता है। तो मिडिल टर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई में जो वैल्यू लिखी गई है, मतलब ये जो बीच वाला टर्म है जिसके साथ केवल x यानी सिंगल पावर वाला x जिसके साथ है, वही मिडिल टर्म बोला जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उसको बनाएंगे इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है, ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस फॉर्म में उसको अरेंज कर लेना है। पहले हाईएस्ट पावर मतलब पावर 2, फिर सिंगल पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से अरेंज कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाते जाइए बच्चों। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है, वी स्प्लिट द मिडिल टर्म बाय फाइंडिंग टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स and their product equal to the product of the constant term and the coefficient of x square। कुल मिला के एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और तब आपको ये पूरी के पूरे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। द मिडिल टर्म कैन बी स्प्लिट एच, मतलब आपको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। और इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी को दो नंबर्स के फॉर्म में डिकम्पोज कर देना है, दो नंबर में इसको तोड़ देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। लेकिन याद रखिए वो दोनों नंबर इस तरीके के होने चाहिए कि उनका समेसन इस बीच वाले के इक्वल है। उनका जो समेसन है वो ये बीच वाले के इक्वल है। और समेसन भी कब, जब यहाँ पे प्लस साइन हो। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वो वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखिए 2 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो सही चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने लिख दिया है हियर 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 = 6। तो स्टूडेंट ये कंडीशन है हमारा। अगर ये कंडीशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आइए स्टेप सेकंड देखते हैं। नाउ वी फैक्टराइज बाय पेयरिंग द टर्म एंड टेकिंग द कॉमन फैक्टर। यानी कि यहाँ पे अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले तो आपने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया इस दो नंबर में, 2x + 3x में। अब आपको क्या करना है, दो टर्म का पेयर बना लेना है। एक x² + 2x का पेयर बन गया और दूसरा 3x + 6 का पेयर बन गया। तो देखिए x² + 2x में से क्या कॉमन हो सकता है, x। यहाँ x² है, यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा। तो जब आपने यहाँ से x को बाहर कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² था, x बाहर आ गया तो केवल x बचा, और ये प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखिए ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का साइन, और उसके बाद यहाँ पे आपका केवल 2 बचेगा। तो ये 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। फिर उसके बाद इस वाले पेयर में से हम लोग 3 को कॉमन कर सकते हैं, +3 हम लोग इन्हें यहाँ से कॉमन कर लिया। तो यहाँ से 3 बाहर आ गया तो केवल x बचा ये, और यहाँ से अगर 3 बाहर आ जाएगा तो 3 × 2 = 6, इसका मतलब केवल 2 बचा। तो ये देखिए फैक्टर हमारा हो चुका है।
यहाँ पे x हमने कॉमन किया, x+2 आया, +3 को कॉमन किया तो x+2 आया। अब आप देख रहे हो कि ये जो x+2 है ये 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ पे ब्रैकेट में, एक यहाँ पे ब्रैकेट में। तो इस पूरी x+2 को सिंगल टाइम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जो ब्रैकेट में क्वांटिटी 2 बार आई है उसको एक बार आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। और ये इसके साइन के साथ, अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, इसको इस सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आपका एक फैक्टर होगा। और ध्यान रखिएगा इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे रहेगा। अगर कोई भी साइन नहीं लगाते हैं तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो मल्टीप्लिकेशन ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x² + 5x + 6 इसका फैक्टर किया तो 2 फैक्टर आपको मिल गए, x+2 और x+3, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से रिस्कैप कीजिए, फिर से देखिए, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको बताऊँगा। अब आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कैसे हम किसी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे है to factorize a quadratic polynomial p of x is equal to ax² plus bx plus c, find two numbers p and q such that f of p is equal to f of q is equal to 0. लेट अस फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कैसे फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमने ले लिया f of x इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने लिख दिया f of 2 इज इक्वल टू, अब चेक करेंगे हम लोग। चेक कैसे करेंगे, पहले हम लोग x की जगह पे अलग अलग नंबर लिख करके यहाँ पे चेक करेंगे कि किस नंबर पे इस पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू, यानी इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हर जगह 2 हो जाएगा। f ऑफ x था, f ऑफ 2 किया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2², क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल क्या है उसको भी देखते रहिए। पॉलिनोमियल है x² तो x की जगह 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आपका इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ये ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो आपका पॉलिनोमियल है इस तरीके से हो जाएगा। x की जगह पे जहाँ जहाँ 2 रखेंगे वो 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला टर्म वहाँ पे x² है तो वो इधर आके क्या हो गया 2², माइनस 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 तो 3 इंटू 2, और वहाँ पे +2 है तो +2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2² का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। -3 का +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, +2 ऑलरेडी है तो +2। अब देखिए 4 - 2 करेंगे तो -2 आएगा +2, यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, फैक्टराइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x की जगह पे, जहाँ पे x था उसकी जगह पे हमने 2 रखा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो गया। और जैसे ही इस 2 को आप ट्रांसफ़र करोगे राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, तो x - 2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - 3x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक दूसरा नंबर यहाँ पे लेंगे। मैं ज़रा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आपने ये x² - 3x प्लस 2 में x की जगह पे जब आपने 3 रखा, ठीक है ना,
एक्स की जगह पे जब आपने 3 रखा तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 3 हो जाएगा। तो पहला टर्म यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका एक्स की जगह पे जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, -3 इंटू एक्स है तो -3 इंटू 3 हो जाएगा, और +2 है तो +2 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू देखिए, 3 का स्क्वायर, यानी कि आप जानते हो कि 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, जब हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर सॉल्व होके ये +9 हो जाएगा। ये -3 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, और ये +2 है तो +2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिली, और इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो +2 मिला, और +2 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x-3 इसका फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से 1 के लिए भी चेक कर लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -3x था तो -3 इंटू 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना रखने पर 0 हुआ, 1। तो 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो x - 1, ये आपको एक फैक्टर मिल जाएगा इस x स्क्वायर -3x + 2 का, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था इसलिए इसके दो फैक्टर मिल चुके हैं, एक तो मिला x-1 और दूसरा मिला x-3। तो इसके दो फैक्टर, सॉरी x-2, तो इसके दो फैक्टर आपको मिल गए। तो यहाँ पे पहला फैक्टर ये हम लोगों ने ये लिख दिया x-2, और एक आपका फैक्टर है x-1। तो x-1 और x-2 ये दो फैक्टर आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मिल गए। तो इसका मतलब इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल को, चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। तो इन फार्मूलों को आप लोग लर्न भी कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, ये आप क्लास 6-7 से ही आई होप पढ़ते आ रहे होंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली आइडेंटिटी है, वो बीच में थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया था, तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये बहुत बार मैंने आपको क्लास 8 में बताया हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी है a - b², तो a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसी तरीके से a² - b², ये आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी एक फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a + b। और उसके बाद ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² प्लस इन फर्स्ट ब्रैकेट a + b इंटू x + ab, ठीक है। और ये आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी है, यहाँ पे a + b + c² इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपका चीज़ लिखा गया ये आप कट कर दीजिएगा, यहाँ से ये नहीं रहेगा, केवल यहीं तक आपका ये फार्मूला है। ये जो फार्मूला बन रहा है केवल यहीं तक बन रहा है, ये थोड़ा सा आगे ये पीपीटी बनाते वक्त डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला होता है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए ये आपका एक नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये पूरा एक में है, ठीक ना, ये पूरा फार्मूला एक में है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आपका ब्रैकेट में हो जाएगा a + b² इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इस तरीके से ये होता है। ये आइडेंटिटी आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। एक लास्ट आइडेंटिटी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
ये एक यहाँ पे आइडेंटिटी आप देख रहे हो, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को भी आप लर्न कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक आइडेंटिटी लास्ट वाला बन रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा यूज़ किया जाता है। ये आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस 3abc इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस c इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी आप लोग, जितनी भी आइडेंटिटी 6 या 7 आइडेंटिटी हो गई, इसको पूरा लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलिनॉमियल के एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, तो यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप, मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इसको, यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और हाँ, ये जो बेल आइकॉन बना रहता है, इसको भी आपको टच कर देना है ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।